हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 5 और 6 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे आप वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर पेपर 1 की जो पहली न्यूज है इसमें बात हो रही है पाखुर शहद के बारे में। आप देख सकते हैं शहद का बॉक्स आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये पाखुर शहद है। पाखुर शहद जो है वो कहां का है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपके तुरंत आपको क्लियर होना चाहिए कि ये झारखंड का है। झारखंड के अंदर ये पाखुर है और पाखुर में ही ये शहद हम लोग को देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने गांधी जयंती के अवसर पर इस शहद को लॉन्च किया है, पाखुर शहद को, पाखुर हनी को। बताया जा रहा है कि 100% नेचुरल हनी है, ये कोई भी मिलावट इसके अंदर नहीं है। मल्टी फ्लोरल फॉरेस्ट फ्रेश ये हनी बताया जा रहा है। मल्टी फ्लोरल का मतलब क्या हुआ? देखो, फ्लोरल से मतलब होता है फ्लावर यानी कि फूल, मल्टी यानी कि काफी सारे फूल, तो मल्टी फ्लावर्स। और आप जानते हैं कि फूलों की मदद से जो मधुमक्खी होती है वो नेक्टर निकालती है फूलों से, और इस नेक्टर के थ्रू जो है ये शहद बनाती है। तो इसके बारे में सभी लोग को आपको आइडिया है, राइट? और ये शहद जो है वो काफी सारे फूलों से बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको मल्टी फ्लोरल कहा जाता है। और बताया जाता है कि जो भी नेचुरल मल्टी फ्लोरा हनी जो होते हैं वो काफी अच्छे सोर्स कहलाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीसेप्टिक, विटामिन, न्यूट्रिएंट, एंजाइम और भी काफी सारी हर्बल प्रॉपर्टीज, जड़ी बूटी वाली काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होती है, राइट? तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा झारखंड के अंदर संथाल ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है, और इन ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा ये शहद को निकाला जाता है। ये शहद जो निकालते हैं ये मधुमक्खी के छत्ते से, तो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा, संथाल। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संथाल ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो कहां पर हैं, कौन सी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर झारखंड ऑप्शन में लिखा है तो आप झारखंड को भी मार्क करेंगे, ओडिशा ऑप्शन में लिखा है तो आप ओडिशा को भी करेंगे, छत्तीसगढ़ भी, और वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, बिहार। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये संथाल ट्राइब्स जो है वो पाई जाती हैं। बट सबसे लार्जेस्ट नंबर में ये संथाल ट्राइब कहां पर पाई जाती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास पता होना चाहिए कि झारखंड। ऑप्शन में झारखंड लिखा हुआ तो आप झारखंड को मार्क करेंगे। झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में ये संथाल ट्राइब्स हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर और भी काफी सारी पहाड़िया ट्राइब्स हैं, वल्नरेबल पहाड़िया ट्राइब्स, तो उनके द्वारा भी ये गैदर किया जाता है, ठीक है, हनी भी। तो ये संथाल भी याद रखना। और आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, कहीं पर लिख लो आप पेन और पेपर लेकर। टास्क में है संथाल रिवोल्ट। आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में संथाल रिवोल्ट के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना है, आपके टॉपिक में है जनरल स्टडीज के अंदर। तो टास्क आपका है कि आज ही आपको वाला टॉपिक पढ़ देना है, ठीक है, संथाल रिवोल्ट का। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक पाखुर हनी से रिलेटेड। होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बात हो रही है भारतीय स्क्रिप्ट के बारे में, भारतीय लिपि के बारे में। तो देखिए, काफी सिंपल और यूनिफाइड लिपि हम लोग को देखने को मिलती है जिसका उपयोग किया जा रहा है काफी सारी हमारी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको लिखने के पर्पस के लिए। इसको डिजाइन जो किया गया है वो काफी सिंपल शेप जो है उसका उपयोग करते हुए किया गया है। काफी सारे सिंपल कैरेक्टर्स काफी सारे इंडियन लैंग्वेजेस या फिर स्क्रिप्ट और इंग्लिश से जो है वो उठाए गए हैं। और ये स्क्रिप्ट सपोर्ट करती है हिंदी, मराठी यानी कि देवनागरी को, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी यानी गुरुमुखी, बंगाली, ओरिया, कन्नड़, मलयालम। तो इन सब लैंग्वेजेस को सपोर्ट जो है वो किया जाता है स्क्रिप्ट के द्वारा। और श्रीनिवास चक्रवर्ती की जो टीम हम लोग को आईआईटी मद्रास में देखने को मिलती है उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया है। और इसके डॉक्यूमेंट्स रीड भी करवाए जा सकते हैं इसमें भारतीय स्क्रिप्ट में। ये बेसिकली मल्टीलिंगुअल
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कीम OCR का उपयोग करते हुए किए जा सकते हैं। फिंगर स्पेलिंग मेथड की मदद से इसका उपयोग करते हुए साइन लैंग्वेजेस को जनरेट किया जा सकता है हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन के लिए, यानी कि जो व्यक्ति सुन नहीं पाते उनके लिए फिंगर स्पेलिंग मेथड जो है उसका उपयोग करते हुए भी यानी कि मतलब साइन लैंग्वेज जनरेट की जा सकती है इस स्क्रिप्ट के लिए। इसके अलावा वन नेशन वन स्क्रिप्ट की लाइन के ऊपर आधारित ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये भारतीय स्क्रिप्ट। और बताया जा रहा है जैसे कोंकणी हो गई, तुलु लैंग्वेज हो गई, और भी काफी सारी लैंग्वेज है जिनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है, तो उन लैंग्वेजेस के लिए भी जिनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है उनके लिए ये आइडियल स्क्रिप्ट के तौर पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये राइटिंग सिस्टम के तौर पर सर्व की जा रही है, स्पेशली ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। हमारी कंट्री के अंदर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें या रेस्ट ऑफ द जो हमारी कंट्री है वहां पर जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं तो उनके पास कोई खुद की जो राइटिंग स्टाइल नहीं है, तो वो भी जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं ये स्क्रिप्ट के थ्रू, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। डीकार्बनाइजेशन नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोगों ने एमिशन जो एनवायरमेंट में कर रखा है तो उसको रिवर्स करने के लिए, राइट। तो उसको यानी कि डीकार्बनाइज करने के लिए जो भी कार्बन जो रिलीज हो गया है तो एनवायरमेंट में, तो कोशिश की जाए कि अब और ज्यादा रिलीज ना हो और जो रिलीज हो गया है उसको रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए ये डीकार्बनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, एनर्जी यानी कि पावर। आज की डेट में हमारे जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो किस चीज को जलाने के ऊपर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी? कोयले को, जो कि कन्वेंशनल एनर्जी हम लोग को देखने को मिलती है। कोयला जब ज्यादा जलता है तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, राइट। और कोयला जब जलता है तो उससे निकलता है धुआं, और धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, राइट। तो अभी हमने क्या बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकना है और कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए हम लोग को अब कन्वेंशनल सोर्स से रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जो है वो ट्रांजिट करना है। तो यहां पर ट्रांजिशन जो लिखा है ना एनर्जी का, वो यही है, यही बता रहा है कि अपन को कन्वेंशनल सोर्स से रिन्यूएबल सोर्स की तरफ ट्रांजिशन करना है, राइट, जिससे कि एनवायरमेंट को और गंभीर नुकसान ना पहुंचे। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो देखो, इंडिया और नीदरलैंड्स ने ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया है। कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई भी पर्टिकुलर कार्रवाई या कोई भी पर्टिकुलर मैटर, राइट, या इश्यू, मुद्दा, उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया जाता है। जो प्रायोरिटी वाले जो मुद्दे होते हैं ना, तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो काम करना है इस एग्रीमेंट के ऊपर। तो जो प्रायोरिटी वाले एग्रीमेंट होते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो साइन हुआ है डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूं, फटाक से खड़े हो, नीदरलैंड जाओ, अपने वर्ल्ड मैप पर देखो और उसके ऊपर एक अपनी फिंगर रखो नीदरलैंड्स के ऊपर। और आपके स्टडी रूम में अभी तक अगर बड़ा वाला वर्ल्ड मैप आपने नहीं लगाया तो जरूर लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड मैप, बड़ा वाला और इंडिया मैप। और मैं बीच बीच में इस प्रकार के टास्क देते रहता हूं आप लोगों को, हालांकि मैप्स भी दिखाता हूं कभी कभी, बट कुछ कुछ तरीकों से मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में जो वर्ल्ड मैप है उसका भी उपयोग करें। तो जाओ जल्दी से नीदरलैंड्स के ऊपर अपनी फिंगर रख के आओ। और काफी क्लीनर और ज्यादा एनर्जी जो है उस पर फोकस हम लोग कर रहे हैं, और फोकस किया जा रहा है पार्टनरशिप के थ्रू। हम लोग जो है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो है वो लेकर आएंगे, क्रिएट करेंगे, इंडिया और नीदरलैंड्स दोनों मिलकर अपने एक्सपर्टीज जो है उनकी मदद से, और अचीव करेंगे, यानी कि एक दूसरे की नॉलेज जो है वो उसको शेयर करते हुए कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज के तहत ये चीज अचीव की जाएगी, क्लीनर और मोर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमें ट्रांजिट करना है अपनी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो ना के बराबर हो, राइट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी क्या होती है आपने कई बार पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा। नेचुरोपैथी का बेसिकली मतलब जो होता है, मीनिंग जो होता है वो है नेचुरल क्योर, खुद ब खुद क्योर होना। और ये काफी सारे कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हुए होता है। नेचुरोपैथी के अंदर आपको डाइट प्रोवाइड की जाती है, सिंपल सेल्फ हेल्प टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सांस लेना, योग वगैरह की कुछ प्रैक्टिसेस, जैसे प्राणायाम जिसको हम लोग बोलते हैं, सांस लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, राइट। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां हो गई, कुछ जनरल एक्सरसाइज हो गई। तो ये सब जो चीजें हैं वो मिलकर नेचुरोपैथी बनती है। नेचुरोपैथी का मतलब ये होता है कि आपको कोई ये एलोपैथी दवाई नहीं खानी या बाहर से कोई आपको ऐसी दवाई नहीं खानी,
बॉडी में नहीं डालनी, क्योंकि देखो ये एलोपैथिक दवाइयां वगैरह जो होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी बॉडी का इलाज खुद ब खुद कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प टेक्निक से ही है, खुद ब खुद कर सकते हैं, पर उसमें कुछ परहेज करने की आवश्यकता होती है, राइट। क्योंकि बताया जाता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार की होती है कि बॉडी खुद ब खुद जो है वो अपने आप को ठीक करने लगती है, ट्रीट करने लगती है। तो नेचुरोपैथी में वही चीज होता है कि कुछ चीजों की मदद से बॉडी को जो है, बॉडी की खुद की जो एबिलिटी होती है अपने आप को ठीक करने की, जैसे हम लोग को चोट लग जाती है, ठीक है, अगर आपको चोट लग गई और चोट के ऊपर अगर आप कुछ नहीं लगाओगे, यानी कि कोई दवाई नहीं लगाओगे, एंटीसेप्टिक नहीं लगाओगे, तो भी कुछ दिनों बाद वो चोट जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। तो बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि बॉडी के अंदर जो भी खराबी हुई है वो खुद ब खुद क्योर हो सकती है। तो ये नेचुरोपैथी की मदद से वो जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि बॉडी खुद ब खुद क्योर हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को नेचुरोपैथी एनहांस कर देती है। और बताया जाता है कि काफी लंबी लंबी पुरानी पुरानी जो बीमारियां होती हैं तो वो तक जो है वो ट्रीट किया जा सकता है नेचुरोपैथी की मदद से, इवन क्रॉनिक डिजीज तक। और जैसे कि मैं हूं, मुझे भी एक क्रॉनिक डिजीज है, अब इसको पढ़कर मुझे लग रहा है कि नेचुरोपैथी पे भी थोड़ा रिसर्च की जाए, इस पर भी देखा जाए, क्योंकि मैं तो खुद काफी सालों से, करीब मुझे 12 साल हो गए परेशान हुए रोज पेन में पड़े हुए। बट ठीक है, बट अभी अभी थोड़ा पेन जो है वो कम रहता है, क्योंकि मैं जैसे योगा वगैरह करना मैंने शुरू कर दिया है और आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह भी ले रहा हूँ। बट नेचुरोपैथी के बारे में भी थोड़ा पता करते हैं। चलो एनीवेज, तो इसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। और ये 18 नवंबर याद रखना है, ये नेचुरोपैथी डे हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलता है। इस दिन महात्मा गांधी जी ने कमिटमेंट किया था नेचर क्योर का, इसी दिन 1945 में, और उनकी भी आइडियोलॉजी को इसी प्रकार की भी हम लोग को देखने को मिलती है कि नेचुरोपैथी की मदद से जो है वो एक इंसान अपनी बॉडी को शुद्धिकरण जो है वो कर सकता है, यानी कि मतलब सही ठीक कर सकता है। तो ये वाली चीज है, तो जिसके बारे में एक आपको पता होना चाहिए, एक जनरल आइडिया। इवन महात्मा गांधी जी की एक बुक भी हम लोग को ये नेचर क्योर के ऊपर बेस्ड देखने को मिलती है, राइट। अब बात हो रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के बारे में। इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी हो गई है, क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट क्राइम्स के रेट जो है वो किस प्रकार से हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि क्राइम के रेट जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट बढ़ गए हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 7%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 26% पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2018 के मुकाबले। ये रिपोर्ट 2019 की है, तो इसका जो प्रीवियस है वो 2018 हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और जो केस जो थाने में रजिस्टर होते हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है 1.6% की 2018 के मुकाबले। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट क्राइम के, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर बिहार। मध्य प्रदेश के अंदर केस सबसे ज्यादा रजिस्टर हुए हैं, देखने को मिले हैं शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद राजस्थान, फिर ओडिशा। और इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट से जो महिला बिलोंग करती हैं, जिनका रेप हुआ है, रेप के क्राइम जो हम लोग को देखने को मिले हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। एंड गाइस, जो इस प्रकार के जो घटिया क्रिमिनल लोग हमारी कंट्री में जो घूम रहे हैं ना, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं, इसके लिए हमारी अब समय आ गया, हमारी कंट्री को अब रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने चाहिए ऐसे कानून के लिए, रेप वगैरह के लिए। रूल्स रेगुलेशन कुछ ऐसे चेंज करने चाहिए कि कानून इतना कड़ा कर दो कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सोचे भी ना, उसके दिमाग में भी ना आए इस प्रकार का क्राइम करना है, दिमाग में भी ना आए, भले कितने नशे में धो तो क्यों कुछ भी हो, दिमाग में भी ना आए उसके। ये तब पॉसिबल होगा जब हमारी कंट्री के अंदर नियम कड़े हो जाएंगे। और मुझे तो पता है इस मामले में बिल्कुल संकोच नहीं करता, डायरेक्ट कहता हूं, सऊदी का लॉ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओपन एग्जीक्यूशन, सामने खड़ा करो और निपटा दो, और सबके सामने निपटाओ। वहां पे तो ऐसी मौत दी जाती है कि जो देख लेना उसकी हालत खराब हो जाए। वही चीज इंडिया में अब लागू करने की जरूरत आ गई है, क्योंकि ऐसे तो मान नहीं रहे, ऐसे घटिया नीच लोग। तो हमें लिटरली, मेरा तो मन करता है कि ऐसे लोगों को ओपन लाइव टेलीकास्ट जो है वो टीवी पे दिखाया जाए, ओपन एग्जीक्यूशन का, और तड़पा तड़पा के मारा जाए। और फिर अब काय का ह्यूमन राइट बोलेंगे कि काफी सारे, मुझे पता है कि लोग बोल सकते हैं कि सर ह्यूमन राइट्स भी तो कुछ चीज होती है, उसकी भी तो जान है। यहां पर जब किसी वुमेन, किसी महिला के साथ क्राइम हुआ, तब कहां गई ह्यूमन राइट्स? क्यों बचाया जा रहा है क्रिमिनल्स को? एक बार निपटाओगे ना, दूसरा पैदा नहीं होगा, दूसरा करने की नहीं सोचेगा। सच कह रहा हूं मैं, और ये तो सच के आप लोग भी जानते हो यार। अभी यूपी में इतना बढ़िया कांड किया यूपी सरकार ने, आपको पता होगा कि वो जो गैंगस्टर नहीं था, महाकाल मंदिर में आके छुपा हुआ था, वहां से उसको पकड़ के ले गए थे, यूपी का नामी गैंगस्टर, उसको पकड़ लिया था, रास्ते में एनकाउंटर कर दिया था, उसके जितने भी साथी थे सबके सब सरेंडर कर दिए। क्यों?
पता लग गया कि अगला हमारा नंबर है, डर गए। हम लोग को यही जरूरत है ये चीज करने की, कानून को थोड़ा सा कड़ा करने की। हाँ, इसमें पता है लूप होल्स हैं, इसमें पता है कि बेगुनाह को भी काफी सारे करप्ट ऑफिशियल्स फंसा देते हैं, बट हाँ, किसी का अगर ऐसा रिकॉर्ड है तो एक टीम बना के उसको एग्जीक्यूट करने पर फोकस करो। एक ऐसी टीम बननी चाहिए जो कि एग्जीक्यूशन के लिए बनी हो, कि ऑफिसर जो है यानी कि टॉप लेवल के, कल को आप कलेक्टर बन जाओ और आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई इस प्रकार का आरोपी हो तो आप सोचोगे कि उसको जाने दें। बट ठीक है, हम लोग को थोड़ा रूल्स रेगुलेशन से चलना पड़ता है, आप लोग जानते हैं, मैं भी आपको हमेशा बोलता हूं कि फॉलो द रूल्स। बट द प्रॉब्लम इज, ऐसे घटिया जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो क्राइम करते हैं, उनको जीने का लिटरली अधिकार नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, आप मुझे खुद बताओ, लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर अगर हम लोग एंटी इंडिया हो जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना और इसको समझना, कि लोगों को पता है अगर एंटी इंडिया हो जाएंगे तो लोग मारना शुरू कर देंगे। पता है ना, ये सभी लोग को पता है। सरकार बंद कर देगी अंदर और टेररिस्ट उसमें जो है वो डाल देगी, चार्ज लगा देगी टेररिस्ट का, है ना, ये सबको पता है। सब लोग डरते हैं इस चार्ज से। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये चार्ज जो है वो काफी कड़ा है, अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बज गई इस चार्ज के अंदर, राइट। तो इसलिए जो गुंडे होते हैं, जो छर्रे लोग होते हैं, जो मार्केट में घूम रहे होते हैं, तो वो गुंडा जो होता है वो एक लेवल तक बस गुंडागर्दी करता है, क्योंकि उसको पता है कि उससे ऊपर वो जाएगा तो कड़क नियम है, कड़क कानून है और उसकी बैंड बच जाएगी, आजीवन कारावास जो है वो उसको निपटाना भुगतना पड़ेगा, राइट। बट काफी सारे ऐसे जो क्राइम्स होते हैं, जैसे कि वन ऑफ द क्राइम इज रेप, राइट, जिसमें उनको पता है कि कहीं ना कहीं से शायद बच जाएंगे। बट अगर ओपन एग्जीक्यूशन करना अपन ने शुरू कर दिया ना, ये लोग नहीं बचने वाले। मतलब दूसरे लोग सोचेंगे भी नहीं इस तरीके की हरकत करने का। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, और इस मामले में मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ और मुझे ठीक नहीं लगता है इस प्रकार की हरकतें जो हो रही है ऐसे क्रिमिनल्स के द्वारा, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। हमने सोचा था कि कम हो, बट नहीं। एनसीआरबी के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी बिल्कुल क्लियरिटी हम लोग को देखने को मिली है। पहले भी अपन ने रेप से रिलेटेड डेटा जो है वो डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी पहले भी, तो ये बढ़ ही रहे केसेस, राइट। हमने सोचा था निर्भया के बाद थोड़ी कड़ी चीज आएगी, नहीं हुआ, लगातार जो है ये बढ़ते गए। तो इसको अगर रोकना है तो लिटरली टीवी के सामने लाइव टेलीकास्ट क्रिमिनल्स जो है उनको उड़ाओ, इस प्रकार के रेपिस्ट को उड़ाओ। आफ्टर प्रूफ होने के बाद, प्रूफ कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, प्रूफ हो गया, उड़ा दो। बट क्या बताएं यार, चलो एनीवेज, ये वाली चीज अब देखो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी कंट्री की दशा जो है बदल जाए। क्यों नहीं होता यार अरबिक कंट्रीज में इस प्रकार के क्राइम्स? डरते हैं लोग वहां पर, ऐसे चोरी तक करने से डरते हैं, पता है कि चोरी करी हाथ काट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डर की लिटरली जरूरत है, क्योंकि ढीठ लोग हैं यार, ढीठ लोग हैं ये। वो नहीं है आप उनको सोच रहे हो कि हाँ यार ये वो बन जाए, क्या बोलते हैं, जेंटलमैन बन जाए, घटिया बन जाएंगे। ये क्या जेंटलमैन बनेंगे? ऐसी सोच है घटिया। चलो एनीवेज, आगे की बात करूंगा मैं, सॉरी मैं थोड़ा सा इस मामले में बोल दिया। तो ओवरऑल क्राइम जो हो रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट, तो ये 4,05,861 केसेस रजिस्टर हुए हैं 2019 में। अब देखो कितने केसेस रजिस्टर हो रहा है, राइट। और पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2018 के मुकाबले 7.3% की बढ़ोतरी बताई गई। साइबर क्राइम्स की बात करें तो इसमें भी 63.5% इंक्रीज जो क्राइम जो है वो हम लोग को देखने को मिला। साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस फ्रॉड के थे और उसके बाद फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के देखने को मिले, राइट। आगे की बात करें, इस सर्वे के अंदर क्या कमियां थी, क्या दिक्कतें यानी कि मतलब ड्रॉबैक्स हम लोग को देखने को मिले थे। तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI, जो कि एक पुलिस रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, इन्होंने कहा था कि काफी कम केसेस जो है वो SC ST के यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रजिस्टर हुए। यानी कि कोई व्यक्ति जब SC ST को डिस्क्रिमिनेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उसमें जो केस रजिस्टर होता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 का ये जो केस, इसके अंदर जो सेक्शन 3 हम लोग को देखने को मिलता है, जो रजिस्टर होता है, तो वो बेसिकली दूसरी धारा जो होती है यानी कि दूसरी IPC के जो ऑफेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके साथ ये रजिस्टर होता है। बट कहा गया कि ऐसे मामले काफी कम रजिस्टर किए गए हैं। वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि देखो थाने में भी कई बार ऐसा होता है ना, पुलिस FIR नहीं लिखती, और बहुत सारी जैसे कुछ छोटी, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, इन रियल में भी ये चीज होती है कि जो छोटी छोटी जो सिटीज वगैरह होती हैं, तो वहां पर लिटरली पूरा जो गेम चलता है ना, वहां के बड़े उसका चलता है, यानी कि जमींदार हो गया या बड़ा कोई आदमी हो गया पैसे वाला, तो उसके अंडर जो है वो पूरी कहानी चलती है, पूरी चीजें चलती है। बट जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये पावर आपको प्रोवाइड कराएगी, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। फिर आपको चूज करना होगा
कि आपको किसी ऐसे छर्रों के नीचे दब के काम करना है या अपने आप को ऊपर रख के इनको सबक सिखा के काम करना है। क्योंकि एक ह्यूमन जो होता है यार, सर्विस में चले आओ ना, बट ये चीज हमेशा याद रखना, इंसानियत को मत भूलना, चाहे कुछ भी कर लो लाइफ में, क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है यार। आपने अगर किसी कोई गरीब है ना, उसका अगर आपने काम कर दिया ना, वो आपको मरते दम तक याद रखेगा, आपका नाम जपेगा कि यार वो फलाना साहब थे, उनने जो काम मेरा 10 साल से नहीं हो रहा था उनने 1 सेकंड में मेरा कर दिया। ये चीज कमाना। चलो एनीवेज, आगे की चर्चा करेंगे, आगे की बात करेंगे। यहां पर बात हो रही है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM के बारे में। तो ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट के अंडर लॉन्च हुई है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि शेड्यूल कास्ट के जो युवा हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, यानी कि इन शॉर्ट कि वो स्टार्टअप्स अपना ओपन करें, उसके लिए उनकी मदद करना। और स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा दिव्यांगजन पर्संस को, जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो पर्संस होते हैं उनको ये स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहां पर सपोर्ट किया जाएगा 1000 इनोवेटिव आइडियाज को 2024 तक। टारगेट यही है कि 1000 इनोवेटिव आइडियाज, यानी कि आप कह सकते हो 1000 स्टार्टअप जो हैं शेड्यूल कास्ट से जो लोग हैं उनके हम लोग को नजर आए, देखने को मिले, तो उस चीज को जो है वो यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। और यहां पर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। आप देखो ये क्या है, आप कह सकते हो ये एक ऐसा ग्रुप है या एक ऐसी यूनिट है जिसको तैयार किया गया है, जो कि जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करेगी, यानी कि उनको फंडिंग प्रोवाइड कराने में मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी कि वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकें, राइट। तो बैक एंड में जो सपोर्ट होता है ना, वो इन इंक्यूबेटर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, TBIs के द्वारा। और ये TBIs हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देखने को मिलती है। ये सपोर्ट करेंगी, प्रमोट करेंगी, हैंड होल्ड, यानी कि हाथ पकड़ के चलेंगे उनके साथ, उनकी वो तरक्की करें, राइट। उनके स्टार्टअप आइडियाज में उनकी मदद की जाएगी जब तक वो कमर्शियल स्टेज पे ना पहुंच जाए, जब तक वो कमाई उनकी शुरू ना हो जाए, तब तक, यानी कि स्टार्टिंग से, इनिशियल पीरियड से जब तक वो लेकर जाएंगे, जब तक वो स्टार्टअप जो है वो मस्त ना चलने लगे, यानी कि अच्छी इनकम अर्न ना करने लगे। और यहां पर स्टूडेंट्स को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, स्पेशली किन स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स जो जिनका इनोवेटिव माइंड है, राइट, कि जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो उनको जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। बेनिफिट मिलेगा इसमें 1000 शेड्यूल कास्ट के युवाओं को, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा अगले 4 सालों में। और इनका जो स्टार्टअप जो हम लोग को देखने को मिलेगा, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये काफी सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम लोग को देखने को मिलेंगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 30 लाख रुपए 3 सालों में फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी उनको। और बताया जा रहा है कि उनका जो स्टार्टअप के आइडियाज हैं उसको कमर्शियल वेंचर्स के तौर पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वही बात कि उनके स्टार्टअप जो है उसको इस स्तर पर ले जाया जाएगा कि वो कमाई करें फिर। और एक स्टार्टअप जो होता है उसके पास क्षमता होती है और भी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराने की, क्योंकि एक भी कोई स्टार्टअप, कोई यूनिट, कोई कंपनी, कोई बिजनेस शुरू हो रहा है तो आप लोग को पता है कि वो उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए जब वो धीरे धीरे करके ग्रो करता है तो वो और भी लोगों को अपने पास हायर करता है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो इंक्रीज होगी, क्रिएट होगी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। और जब भी कोई जैसे कोई वेंचर है, स्टार्टअप है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर फर्दर उसको और 5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। पहले तो 30 लाख रुपए की फंडिंग प्रोवाइड की जा रही थी, अब 5 करोड़ रुपए की और उसको फंडिंग मिल जाएगी वेंचर कैपिटल फंड्स फॉर शेड्यूल कास्ट के थ्रू। और कौन कौन एलिजिबल होगा, यानी कि इस इनिशिएटिव का सपोर्ट जो है वो किसको मिल सकता है, तो जो भी युवा जिनको TBI जो है आइडेंटिफाई करेगी, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स आइडेंटिफाई करेंगी, जो कि प्रमोट की जाती हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके अलावा प्राइवेट भी हम लोग को TBIs देखने को मिलती हैं, उनको भी, जो भी रेप्यूटेड प्राइवेट TBIs हैं, तो वो भी अगर आइडेंटिफाई करेंगी किसी युवाओं को, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा इस इनिशिएटिव में, राइट। और स्टूडेंट जो है जिनको ऑलरेडी जो है वो पुरस्कार मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में या फिर स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकेथॉन में, राइट, और ये कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो उनको भी बुलाया जाएगा, राइट, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा इनोवेटिव आइडियाज जो लोगों के होते हैं, जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, और इनको आइडेंटिफाई करेगी TBIs, राइट। और स्टार्टअप जो कि नॉमिनेट किए गए हैं या सपोर्ट किए गए हैं कॉर्पोरेट्स के द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग के थ्रू, राइट। और ये वेंचर कैपिटल फंड फॉर SC शेड्यूल कास्ट क्या है, तो देखो गाइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया था 2014-15 में। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शेड्यूल कास्ट और दिव्यांगजन जो युवा हैं उनके बीच में डेवलप हो, उसके लिए इस चीज को लाया गया था, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट।
ये बेसिकली मतलब वो अपने स्टार्टअप को बनाए और जॉब जो है वो लोगों को देना शुरू कर दें, यानी कि वो खुद ब खुद इतने सक्षम बन जाए कि वो दूसरों को जॉब देने लगे। क्योंकि एक स्टार्टअप जो होता है जब वो सक्सेस कर लेता है तो वो खुद सक्षम बन जाता है कि वो और भी लोगों को एम्प्लॉय कर सके, राइट। तो उसका ये ऑब्जेक्टिव भी हम लोग को एक देखने को मिलता है। और कंसेशनल फाइनेंस यानी कि सस्ते रेट में, यानी कि सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो उनको फाइनेंस ऑफर करना, लोन ऑफर करना, तो ये इसका मेजर फोकस हम लोग को वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससीज देखने को मिलता है, राइट। अब इस न्यूज में बताया जा रहा है कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के अंडर जो बुद्धिस्ट साइट है हमारी कंट्री के अंदर, तो उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो देखो, स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रसाद स्कीम के बारे में पढ़ चुके हैं, बट फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा तुरंत अभी के अभी, कि फेमस बुद्धिस्ट साइट जो है हमारी कंट्री में कौन सी जगह है जो कि काफी फेमस है, बुद्धिस्ट साइट जो हम लोग को देखने को मिलती है। नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए, एटलीस्ट 3-4 लिख दीजिएगा, 3-4 तो इजीली लिख दोगे आप, पता ही होगा आपको। तो देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर काफी सारी जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के डेवलपमेंट को लेकर ये यानी कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर इनको डेवलप किया जा रहा है, उसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था। यानी कि वहां पर जब भी कोई टूरिस्ट आए उस जगह पर, बुद्धिस्ट साइट जहां पर है, तो कोई भी टूरिस्ट अगर विजिट करते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी और इंडियन टूरिस्ट के लिए भी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, इसमें इंक्लूड किया जा रहा है बुद्धिस्ट सर्किट को और स्पिरिचुअल सर्किट को, इनकी 13 थीमेटिक सर्किट्स है उसमें, राइट। और ये 13 थीमेटिक सर्किट जो है, इसमें क्या मदद मिलती है टूरिस्ट को, तो मैं इजी तरीके से आपको समझाऊं तो अभी क्या किया, ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने थीम डेवलप करी है, थीम क्रिएट करी है। जैसे कि मुझे अगर धार्मिक स्थल में जाना पसंद है, तो मैं अगर वो धार्मिक स्थल वाली जो थीम जो है वो चूज करूंगा, तो मुझे बहुत सारी साइट जो है वो मेरे सामने, यानी कि लिस्ट जो है वो खुल के आ जाएगी कि इस जगह पर जो है वो जाकर मैं विजिट कर सकता हूँ इंडिया में, अगर मुझे धार्मिक टूरिज्म करना है तो, या फिर अगर मुझे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड टूरिज्म करना है या एडवेंचरस टूरिज्म करना है, तो हर एक अलग अलग थीम जो है वो यहाँ पर बनाई हुई है हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं swadeshdarshan.gov.in, मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट की लिंक रखी हुई है, आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा और आप जाकर देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी अलग अलग थीम्स जो है वो सरकार के द्वारा बताई गई हैं। तो ये 13 थीमेटिक सर्किट्स हैं, यानी कि 13 थीम्स हैं, जहां पर जिसको चूज करके टूरिस्ट जो है वो जाकर अपनी मन पसंदीदा जो भी उनकी एक्टिविटी है या जो भी उनको अच्छा लगता है जिस प्रकार का टूरिज्म, तो उसको सेलेक्ट करके वो इंडिया के वेरियस प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। और 30 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर हम लोग को प्रसाद स्कीम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और बुद्धिस्ट साइट जो है ये बोध गया में, अजंता और एलोरा में इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये एक आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के तौर पर डेवलप की जाएगी। और बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ये याद रखना थोड़ा सा, कि बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हर ऑल्टरनेट ईयर्स यानी कि हर दूसरे साल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यह होता है कि इंडिया को प्रमोट करना एज बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आए और भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं, साइट्स हैं, उन पर विजिट करें, राइट, या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं वहां पर विजिट करें। और अभी क्या देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो साइनेज हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, बोर्ड्स वगैरह, तो वो चाइनीज लैंग्वेज में इंस्टॉल किए हैं, यानी कि लगाए हैं ऐसे बोर्ड जो कि चाइनीज लैंग्वेज लिखी होती है। जिन बोर्ड्स में, जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में बोर्ड्स वगैरह नहीं बने रहते हैं, तो वैसे बोर्ड्स भी तैयार किए गए जो कि चाइनीज लैंग्वेज में है। और वैसे ही जो मध्य प्रदेश के अंदर जो सांची मॉन्यूमेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर सिन्हाला लैंग्वेज जो है उसका उपयोग किया गया है। और प्रसाद स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जितनी भी ऐसी धार्मिक स्थल हैं उनको हम लोग को रेजुविनेट करना है, अच्छा करना है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको 2014-15 में लॉन्च किया था। पहले ये प्रसाद के नाम से जाना जाता था, उसके बाद फिर ये नेशनल मिशन जो है उसके आगे लग गया, प्रसाद के आगे, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, 2017 में नेशनल मिशन प्रसाद इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने आपको बताया कि पहले तो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना, यानी कि धार्मिक स्थल जितने भी होते हैं, तीर्थ स्थल वगैरह, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना, उसके बाद उनको डेवलप करना, राइट। वहां पर वेरियस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा तैयार करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उस जगह पर आए, अट्रैक्ट होके आए और वहां पर उनको किसी भी परेशानी को फेस करना ना पड़े, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट, इस प्रकार की चीजें यहां पर बताई जाती हैं।
और स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलती है, 2014-15 में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव ये है थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको समझाया था। यहाँ पर फोकस किया जाता है कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो एक मेजर इंजन हम लोग को देखने को मिलता है जॉब क्रिएशन का, राइट। तो ये जो उसकी पोजीशन हम लोग को देखने को मिलती है, इसको बरकरार करना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि टूरिज्म जो है, अब जैसे कोई एक जगह आपको देखने को मिलती है, जैसे कि शिरडी की बात कर लें, शिरडी में साईं बाबा जी हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आप देखिएगा जैसी, या फिर कोई भी तीर्थ स्थल कहीं पर भी आप जाओगे, आप देखना चहल पहल बनी रहती है, वहां पे लोगों को जॉब मिल गई होती है, वेरियस जॉब, कुछ लोग को गाइड की जॉब मिल जाती है, टूर गाइड की, कुछ लोग अपनी शॉप्स वगैरह खोल लेते हैं, प्रसाद बेचते हैं, फूल बेचते हैं, तो राइट, तो कितनी इंप्लॉयमेंट वहां पर जनरेट हो जाती है। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो जॉब क्रिएशन का एक मेजर इंजन है तो ये टूरिज्म सेक्टर, राइट। तो इसकी जो पोजीशन है वो लेकर आना, यानी कि बरकरार रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो प्रोवाइड कराती है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि जो भी पैसा होता है ये सर्किट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कॉन्गो फीवर अलर्ट महाराष्ट्र के अंदर उभरता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहां पर फैल रही है कॉन्गो फीवर। कॉन्गो फीवर का फुल फॉर्म है क्रीमियन कॉन्गो हेमरेज फीवर। ये होता किसके कारण है? टिक बॉर्न वायरस होता है कि ये, उसके कारण ये होता है, नायरो वायरस जिसको कहते हैं। बुनिया विविरिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये बेसिकली हाइलोमा टिक जो होती है, इस प्रकार के जो छोटे कीड़े होते हैं, ये टिक, इनके काटने से जो है ये बीमारी हो जाती है, ये वायरस स्प्रेड होता है इनके काटने से, राइट। और बताया जाता है कि ये एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं ये टिक, और जो कि खून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये पीते जो है वो खून है मैमल्स का, बर्ड्स का, राइट। जैसे कि मच्छर खून पीते हैं ना, तो वैसे ही ये हम लोग को देखने को मिलता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे फैलता है ये? तो कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन के मतलब पास में अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन आते हैं और उनके जो ब्लड होता है, उनका जो सीक्रीशन होता है, लार वगैरह हो गई, राइट, और जो ऑर्गन्स हो गए उनके, या बॉडी फ्लूइड वगैरह हो गया, तो उसके कांटेक्ट में अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये चीज है। और इसका फेटालिटी जो रेशियो है वो काफी हाई है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 लोगों को ये इन्फेक्शन होता है तो बताया जाता है कि 10 में से 1 से 4 लोग जो है वो मर जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी। तो ये फेटालिटी रेशियो जो है उसका काफी हाई है, इसलिए चिंताजनक बात है ये। इसके अलावा ये हम लोग को पूरे के पूरे अफ्रीका में, बाल्कन्स में, मिडिल ईस्ट और एशिया में देखने को मिलती है ये पर्टिकुलर वायरस। और इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो फीवर, बुखार आ जाना, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाना, चक्कर आना, राइट, गला सूखना, आंख जो है वो मतलब ड्राई हो जाना, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें। फोटोफोबिया, यानी कि लाइट जैसी आती तो इंसान जो है वो घबराने लगता है, घबराहट उसको शुरू हो जाती है। तो फोटो यानी कि लाइट जो है उसको, उसका सेंसिटिव हो जाना, राइट, लाइट सेंसिटिव। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक रिवाविरिन नाम का एंटीवायरल ड्रग है, उसके थ्रू ये ट्रीट हो सकता है। बट बताया जाता है कि इसकी कोई भी वैक्सीन जो है वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, ना ही ह्यूमन के लिए ना एनिमल्स के लिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक कॉन्गो फीवर से रिलेटेड। एंड पेपर 2 का ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है ज़ॉम्बी फायर्स के बारे में। मैंने कल ही रात में मेरे ख्याल से 10 या 11 बजे के आसपास ये टॉपिक जो है वो पब्लिश किया था, ज़ॉम्बी फायर का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप देख लीजिए। अगर आपके पास ये पीडीएफ आती है तो पीडीएफ में आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि इस पर आप क्लिक करोगे फोटो पे, ये जो बनी हुई है, तो आपके सामने ये वीडियो खुल के आ जाएगा। बट अगर आपके पास पीडीएफ नहीं आती, आपने पीडीएफ के लिए एनरोल नहीं किया है, तो सिंपली आपको यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना, वहां पर लिख देना ज़ॉम्बी फायर, उसके आगे लिख देना कमलाक्ष। तो जो भी पहला वीडियो होगा वो ये वाला होगा, और ज़ॉम्बी फायर का ये वीडियो जो है वो आप देख लेना। इसमें ज़ॉम्बी फायर का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने ये जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो पूरा पढ़ाया हुआ है। उस टॉपिक को जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टॉपिक है। इन डेप्थ मैंने एनालिसिस आपकी करवाई है, और इन डेप्थ तो अब आपको करना ही है। मैं हमेशा से वैसे करवाता था, बट अब और भी मैंने फोकस किया कि और भी काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है किसी टॉपिक की, वो भी और निकाल के मैं लेकर आऊंगा, जिससे कि मतलब कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी चीज जो है वो किसी की छूटनी नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का लेवल आपने देख ही लिया, और मैं हमेशा चिल्लाता रहता था कि अच्छी तैयारी करो, इन डेप्थ एनालिसिस करो, क्योंकि 2019 में ये रियलाइजेशन हो ही चुका था। और इसके बारे में हालांकि मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आप स्टूडेंट्स ने अगर नहीं देखा कि 2021 की तैयारी कैसे करनी है तो जरूर देख लेना। और ये वीडियो आपको चैनल के वीडियो सेक्शन पे मिल जाएगा, राइट। अब देखो, म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन क्या होता है? तो सिंपल याद रखना, वायरस की ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें वायरस कुछ चेंजेस से होकर गुजरता है,
राइट। जब वो मल्टीप्लाई होता है तब, यानी कि वायरस जब स्प्रेड होता है ना, बढ़ता है, तब उस समय उसमें कुछ चेंजेस आते हैं एंड दैट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन, राइट। और बताया जाता है कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे हो, यानी कि एक वायरस जो है, अगर ये वायरस जैसे कि इसको लेकर आते हैं, ये वायरस लाल कलर का है, ठीक है, अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये लाल कलर से ही स्प्रेड हो, आने वाले कुछ समय में इसमें म्यूटेशन होगा और क्वाइट पॉसिबल कि ये जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्वाइट पॉसिबल इसमें और कुछ म्यूटेशन हुआ, ये ब्लैक हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा ये, राइट। फिर और कुछ अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये येलो हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो बात को कि वायरस अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, राइट। जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका गुण है, वो चेंज कर रहा है वो, और ये काफी ज्यादा पता है घातक भी हो सकता है। और लिटरली कभी कभी कभार तो वायरस की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है, यानी कि जब वो चेंज होते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन जब आते हैं उसमें, तब उस दौरान वायरस जो होता है वो वीक हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है, यानी कि किसी काम का बचता नहीं, यानी कि किसी को फिर वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो इतना ज्यादा जो है वो सुस्त हो जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, यानी कि उसकी जो अफेक्ट करने की जो पावर्स होती हैं वो खत्म हो जाती है। बट कुछ कुछ वायरस मल्टीप्लाई होते होते स्ट्रेंथन होते हैं और भी मजबूत होते रहते हैं, और यही चीज कोरोना वायरस के केस में नजर आ रही है। कोरोना वायरस का सार्स CoV-2 जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली अभी तक 12,000 म्यूटेशन से होकर गुजर गया, और यही एक कारण है जिसके चलते जो वैक्सीन जो है वो काफी ज्यादा फेल होने की भी उनकी संभावनाएं आ रही हैं। काफी सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स का इवन ये भी कहना है कि ये गारंटी अभी नहीं दी जा सकती कि जो वैक्सीन की जो टेस्टिंग हो रही है तो वो कितने समय चले, और आगे चल के अगर ये वायरस बढ़ गया तो क्वाइट पॉसिबल, और बढ़ ही रहा है आप जान ही रहे हो, तो क्वाइट पॉसिबल कि वैक्सीन से भी इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हालांकि अभी भी अपन इस पर नहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो घबराहट होती है बेसिकली, और क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है यार कोरोना वायरस की, तो पता नहीं कब ये जाएगा, और काफी डेंजरस भी लगता है क्योंकि ये मतलब काफी डेंजरस है ना, आप जानते हैं उसके बारे में, काफी सारे लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया इस वायरस के कारण। चलो एनीवेज, ये था म्यूटेशन, होपफुली आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में। देखो नाम से समझ में आ रहा है गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि सरकार जो है वो उधार लेगी। अब यही हुआ है, सरकार ने अपने उधारी लेने के जो टारगेट्स है उसको बढ़ा दिया है। तो ये क्या है पूरा टॉपिक, तो उसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि सरकार सेकेंड हाफ जो करंट फिस्कल ईयर का है उसमें 4.34 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के समय पे वैसी हालत खराब है और सरकार को पूरी चीज मैनेज करनी है और रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रही है, राइट। तो इसके लिए सरकार और पैसे जो है वो लोन लेगी, और यही चिंताजनक बात है। अब आप देखिएगा, सरकार जब इतने ऐसे समय पर जहां पर इकोनॉमी की हालत खराब है उस समय पर अगर लगातार लोन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, और इन फ्यूचर भी, राइट। इकोनॉमी रिकवरी के लिए, क्योंकि सरकार जब लोन लेगी तो सरकार को लोन रीपे भी करना पड़ेगा, और आज की डेट में यही हो रहा है ऑलरेडी पहले से, कि हमारे पास जो ज्यादा जो हमारा खर्चा होता है ना वो लोन को रीपे करने पे निकल जाता है, राइट। तो यही चीज है, और ऊपर से हम लोग और अगर लोन लेंगे तो उसमें और भी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अभी जो सेंटर जो है उन्होंने टारगेट्स को रिवाइज किया था, यानी कि कुछ चेंजेस लेकर आए थे टारगेट्स में, उसका संशोधन किया था टारगेट्स का। सेंटर ने टारगेट रखा था इस साल के बजट में 7.8 लाख करोड़ रुपए, यानी कि हम लोग, यानी कि सरकार को अगर कभी भी कोई आवश्यकता होगी, इंडिया को कोई आवश्यकता होगी, कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स में जब इंडिया होगी, तो वो 7.8 लाख करोड़ रुपए बोरो कर सकती है। बट अभी मई मंथ में इस टारगेट को इंक्रीज कर दिया गया है, 12 लाख करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है कि 12 लाख करोड़ रुपए तक सरकार जो है वो पैसे उधार ले सकती है। तो अचानक से टारगेट इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि कोरोना वायरस के समय है और इस समय में बहुत हालत खराब हम लोग को देखने को मिल रही है एट प्रेजेंट इकोनॉमी की। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हालत खराब में और लोन लेते जाएंगे तो उसमें और भी जो है वो कर्जा बढ़ता जाएगा, उसको एक टाइम आएगा कि उसको चुकाने में पूरा का पूरा पैसा जो है, पूरी की पूरी जो रेवेन्यू है वो चली जाएगी, और फिर बचेगा हाथ में कुछ नहीं डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो ये एक बड़ा इशू है, और इस पर ही जो है वो सोच विचार करने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, या फिर जल्दी से जल्दी हम लोग को अपनी रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर स्टेबल होना है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार इकोनॉमिकली भी जो है वो हालत खराब होती जा रही है। तो लिटरली बताइए 2020 तो बहुत ही खराब रहा है। एंड फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब आपको पता होगा ना कि जब भी सरकार के जो एक्सपेंडिचर जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं, वो उसकी रेवेन्यू से जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो 3.5% था, और ये बेसिकली पिछले टारगेट से कम हुआ था,
3.8% जो था वो पिछले टारगेट पर का हम लोग को देखने को मिला था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, बट इस बार जो है वो कम किया इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को। और हालांकि पिछले साल की भी अगर हम लोग बात करें तो हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि हमारी इकोनॉमी की हालत ऑलरेडी खराब थी। हम लोग जो स्लो डाउन में जो थे वो पिछले साल भी थे, 2019 में भी इकोनॉमी की हालत बड़ी गड़बड़ थी, राइट। बट अब कोरोना वायरस के कारण और भी बुरी क्राइसिस जो है वो हम लोग को फेस करनी पड़ रही है। तो पिछले साल भी सरकार ने जो है वो एस्केप क्लॉज का उपयोग किया था, और ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें एस्केप क्लॉज होता है। तो एस्केप क्लॉज जो था वो हम लोगों ने 3.3% जो पहले डिसाइड किया था बजट में, एस्टिमेशन जो रखा था उसमें 0.5% और बढ़ा दिया, यानी कि 3.8% फिर हमने कर दिया, राइट। तो ये चीज हुई थी। अब ये एस्केप क्लॉज क्या है, तो ये टर्म याद रखना, ये टर्म एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी सरकार को जो पैसों की और रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सरकार ने बजट में ये बोला कि ये 3.3% जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो अपना मार्क करके रखेंगे, बट क्या हुआ, अब उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने अपने फिस्कल डेफिसिट जो है उसके टारगेट को 0.5% से बढ़ा दिया। तो जब भी सरकार सीवियर स्ट्रेस में होती है, जब समय सीवियर स्ट्रेस का होता है, तो ये थोड़ा सा संशोधित कर सकती हैं, रिवाइज कर सकती हैं अपने टारगेट को और उसको इंक्रीज कर सकती हैं। तो ये पिछले साल ऑलरेडी हुआ था और इस साल भी अगेन हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये चीज होगी। और इसके अलावा तो ऑलरेडी हम लोगों ने लोन जो है वो बढ़ा ही लिया है, 4.34 लाख करोड़ रुपीस का हम लोगों ने ऑलरेडी लोन का बर्डन जो है वो रख लिया है अपने ऊपर। एट प्रेजेंट 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो कर दिए 7.8 लाख करोड़ रुपीस से। बट एस्केप क्लॉज क्या होता है इसके बारे में एक आप आइडिया रखना, ठीक है। गवर्नमेंट बोरिंग की बात करें तो गवर्नमेंट बोरिंग यानी कि लोन, जब सरकार लोन लेती है और ये जो लोन होता है वो कैपिटल रिसीट के अंदर जाता है, ये चीज थोड़ी सी याद रखना। और यूजुअली सरकार जो लोन लेती है वो क्या इशू करके लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह, तो ये सब इशू करके, ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गए, ये सब इशू करके सरकार जो है वो मार्केट से पैसा उठाती है, लोन लेती है, राइट। किस प्रकार से ये सरकार जो लोन ले रही है, बोरो कर रही है, तो वो हमारे फाइनेंसेस को अफेक्ट करेंगे या फिर गवर्नमेंट फाइनेंसेस को अफेक्ट करेंगे। तो जो ज्यादा लोन जो होता है ना, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, पहले से हम लोग इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के ऊपर बंधे हुए हैं, यानी कि लोन हमने ऑलरेडी पास में लिया हुआ था, उस लोन को हम लोग चुका रहे हैं और उस लोन को जो चुकाया जा रहा है उसमें ज्यादा हमारी रेवेन्यू जो है वो लोन चुकाने में जा रही है, और इसी के कारण जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जीडीपी जो होगा, वो डेट जो होगा वो हायर हो जाएगा जीडीपी से, यानी कि हम जितने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जितनी हम लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जितनी हम लोग इनकम हमारी पूरी कंट्री में जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा हमको लोन जो है वो रीपे करने पर देना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली चीज हो जाएगी और इसके कारण से फिर बहुत बुरी क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आप लोग को क्लियर रहना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। अब बात करेंगे ग्रेफीन के बारे में। तो ग्रेफीन आप देख सकते हैं गाइस, ग्रेफीन का मास्क सामने आया है, बताया जा रहा है कि ये मास्क जो है वो कोरोना वायरसेस को इनएक्टिवेट करने में सक्षम है। तो एक नया मास्क हम लोग को ग्रेफीन का देखने को मिल रहा है, जो रिसर्चर्स हैं सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग के, इन्होंने प्रोड्यूस किया है लेजर इंड्यूस्ड फॉर्म ग्रेफीन मास्क का, यानी कि ग्रेफीन मास्क है उसका लेजर इंड्यूस्ड फॉर्म ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि कोरोना वायरसेस को इनएक्टिवेट कर सकता है। यहां पर मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूं, सार्स कोव 2 की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना वायरसेस की बात कर रहा हूं। बट हाँ, रिसर्चर्स अभी प्लान कर रहे हैं कि ये इस मास्क में कोविड-19 का भी टेस्ट करेंगे, राइट। क्योंकि ये काफी सारे कोरोना वायरसेस, देखो कोरोना वायरसेस काफी सारे हैं, बट कोविड-19 एक कोरोना वायरसेस है काफी सारे कोरोना वायरसेस में से, राइट। तो ये वाली चीज तो आपको ऑलरेडी मैंने जब कोरोना वायरस का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें क्लियर कर ही दिया था। तो ये वाली चीज भी यहां पर याद रखना है कि यहां पर अभी इसकी टेस्टिंग कोविड-19 की नहीं हुई है, बाकी रेस्ट ऑफ द कोरोना वायरसेस की हुई है, जिसको ये इनएक्टिवेट करने में सक्षम है। कार्बन जो कंटेनिंग मटेरियल जितने भी पूरे हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे वो पेपर हो, सेलुलोज हो, राइट। तो ये जो है पेपर हुआ, सेलुलोज हो या कोई भी कार्बन का मटेरियल, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है ग्रेफीन में, राइट। और रिसर्चर ने डिस्क्राइब किया था ये जो ग्रेफीन है वो एक ग्रीन टेक्निक हम लोग को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक तो इसको आप रीयूज कर सकते हो, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, इसको रीयूज कर सकते हो। और साथ ही साथ ये काफी कम कीमत में जो है वो इसका प्रोडक्शन हो जाता है ग्रेफीन का, राइट। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। सिंगल लेयर मोनो लेयर है ये कार्बन एटम्स की, याद रखना। प्रीलिम्स में देखो ये वाले कंसेप्ट बहुत आएंगे, क्योंकि इस बार भी देखने को मिले थे कि इस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट को ही उन्होंने इतना डिटेल में पूछा था, तो ऐसी ही तैयारी आप लोग को रखनी है। तो सिंगल लेयर, मोनो लेयर ये कार्बन एटम्स का हम लोग को देखने को मिलता है ग्राफीन। बिल्डिंग ब्लॉक है ये ग्रेफाइट का, और स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तक का नोन मटेरियल ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, स्टेबिलिटी है इसमें, हाई थर्मल स्टेबिलिटी,
इलास्टिसिटी काफी हाई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी हाई, और भी काफी सारी इसमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है इसकी। और ये बेसिकली मिनिएचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको मतलब उसमें उपयोग में लिया जाता है बायोमेडिकल डिवाइसेस में, राइट। और जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, और भी काफी सारी चीजें, राइट, मिनिएचर फॉर्म में जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसमें ये उपयोग में लिया जाता है ग्रेफाइन। और डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेनेस, तो ये जो है वो सभी एलोट्रोप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं प्योर कार्बन के। एलोट्रोफी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलती है कुछ केमिकल एलिमेंट्स की, जो कि दो या दो से ज्यादा जो अलग अलग फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उसमें एग्जिस्ट करती है, और ये सेम फिजिकल स्टेट में ही हम लोग को देखने को मिलती है। और ग्रेफीन की बात करें तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए भी जानी जाती है। तो याद रखना, आपको भी कोई क्वेश्चन ही आ जाएगा कि ग्रेफीन की प्रॉपर्टीज आप बताइए, तो याद रखिएगा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी जो होती है वो ग्रेफीन की एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलती है। अब बात हो रही है यहां पर पावर ग्रिड की। नेक्स्ट टॉपिक में पावर ग्रिड जो है वो क्या है पहले ये जान लो आप, क्योंकि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक महारत्न कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। ये किससे रिलेटेड है? पावर के ट्रांसमिशन से। जो हमारे घर में जो बिजली आती है ना, तो जो ट्रांसमिट होती है जो पावर, तो उससे एसोसिएटेड ये पावर ग्रिड नाम की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। ये कंपनी शुरू हुई थी 1989 में, सॉरी। और ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एक हम लोग को पब्लिक लिमिटेड कंपनी देखने को मिलती है, राइट। और ये पूरी तरह सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है। और पावर ग्रिड जो है वो लगभग 50% पूरे हमारी कंट्री का जो पावर है, जो जनरेशन उसका हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के आधार पर जो है वो ट्रांसमिट करती है पूरी की पूरी, यानी कि मतलब जो एनर्जी होती है 50% जो जनरेट होती है हमारे इंडिया में। पावर ग्रिड जो होती है उसका एक अलग से अपना खुद का टेलीकॉम बिजनेस भी है, जिसको पावर टेल के नाम से जाना जाता है। और ये कॉर्पोरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ये रीजनल और नेशनल पावर ग्रिड जो है वो एस्टैब्लिश करती है, ऑपरेट करती है। और पावर का जो ट्रांसमिशन जो होता है वो रीजन के अंदर और रीजन के आउटसाइड भी ट्रांसमिट करने का ये काम करती है। जो ट्रांजिस्टर नहीं लगे रहते हमारे घर के आसपास, जो जिसके थ्रू हमारे घर में बिजली आती है, तो इस प्रकार से जो पूरा नेटवर्क होता है ना बिजली भेजने का लोगों के घरों तक, राइट, तो इसका पूरा काम जो होता है, पूरा कार्य जो होता है वो पावर ग्रिड्स का हम लोग को देखने को मिलता है। और ये मेनली जो पावर हाउस वगैरह जो होता है अलग अलग सिटी के अंदर, तो वहां तक जो है वो ये पूरे पावर्स को कनेक्ट करवाती है, राइट। ये पावर ग्रिड हम लोग को देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड ने अभी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, और इन्होंने टारगेट कुछ सेट किए हैं 2020 और 21 के लिए, जिस टारगेट्स में इंक्लूड है फाइनेंशियल टारगेट, फिजिकल टारगेट, राइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो इस प्रकार के इन्होंने टारगेट्स जो है वो रखे हैं, जिनको फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में जो है वो अचीव करना है। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। अब बात हो रही है एस्कॉन फेज 4 के बारे में। तो एस्कॉन फेज 4 क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है एक प्रपोजल का, जिसके तहत आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश करने को लेकर ये प्रपोजल था, जिसको अप्रूवल मिल गया है। और ये एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क के नाम से हम लोग को देखने को मिलता है। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है ITI के द्वारा, जो कि एक PSU है। और ITI की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो देखोगे कि ये वेबसाइट किन किन तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसको आपको एक अच्छा आइडिया भी मिलेगा। और ये एस्कॉन क्या है, मैं आपको इजी तरीके से अगर समझाऊं तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, जैसे कि कल को आप IPS समझो आप, ठीक है, अभी आप IPS ऑफिसर बन जाते हो कल, तो उस समय आप अपनी जो पूरी यूनिट है उससे कैसे बात करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो आप अपनी वॉकी टॉकी के थ्रू कम्युनिकेट करोगे, है ना। तो पूरा जो नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे। वैसे ही हमारी इंडियन आर्मी के लिए कम्युनिकेशन का नेटवर्क है ये, जो कि तैयार किया जा रहा है ITI के द्वारा। तो यही इंप्लीमेंट करेगी पूरा इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को। इस कम्युनिकेशन नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव रेडियो और सैटेलाइट्स की मदद जो है वो ली जाएगी इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। 36 महीने का ये पूरा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। इन 36 महीने में जो है ये ITI पूरा नेटवर्क जो है वो तैयार करके देगी, स्टैब्लिश करके देगी। ये वाली चीजें हमको बताई जा रही है। और अभी हमारे पास जो था वो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी टू इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी थी। इसका ये अपग्रेडेड वर्जन जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन कवरेज जो है वो हमारी इंडिया की जो बाउंड्री हम लोग को देखने को मिलती है पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो वहां पर उस क्षेत्र में जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को काफी अच्छा कर दिया जाएगा। काफी इसकी सर्वाइवेबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाएगी, रिस्पॉन्सिवनेस भी इसका काफी अच्छा होगा, और हाई बैंडविड्थ इसमें हम लोग को इस कम्युनिकेशन नेटवर्क में देखने को मिलेगी। तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट।
देखिए, इस न्यूज में बात हो रही है कि रिसेंटली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ इन्होंने एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस में, उमंग के अंदर, उमंग एप्लीकेशन में, जिसके तहत जितने भी मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के हैं, यानी कि जिन भी लोगों ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम को अवेल किया है, 1995 की इस स्कीम को अवेल किया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन स्कीम सर्टिफिकेट्स के लिए। अब ये स्कीम सर्टिफिकेट्स क्या होता है, तो ये उन मेंबर्स को इशू किया जाता है जिन्होंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर लिया है, यानी कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, बट वो चाहते हैं दोबारा से अपनी मेंबरशिप ईपीएफओ के साथ, जिससे कि उनको पेंशन बेनिफिट जो है वो मिलने लगे जब भी वो रिटायर होते हैं। तो उस समय जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी, जैसे मैंने अगर एक कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, राइट, तो उस कंपनी के अंदर मेरा एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट भी बन जाता है और उस अकाउंट में जो है वो हर महीने पैसे जमा होते रहते हैं, जिससे कि वो जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस समय मेरे अकाउंट, मतलब यानी कि मुझे उसकी पेंशन जो है वो मिलना शुरू हो जाए। और हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है जो बस आपको याद रखनी की, एक व्यक्ति उसको तभी पेंशन के बेनिफिट मिलेंगे जब उन्होंने एटलीस्ट 10 साल तक कंट्रीब्यूशन किया होगा, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और ये फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन अवेल करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। फैमिली पेंशन क्या होता है, तो फैमिली पेंशन का मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि जिनकी पेंशन जो है वो जिनको मिल रही है और उनकी मतलब किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं तो उनकी पेंशन जो है, यानी कि जो व्यक्ति खत्म होगा तो उनकी पेंशन जो है वो उनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगी, जैसे उनकी स्पाउस हो गई, राइट, उनको मिलेगी। और यहाँ पर स्पाउस को ही देने का एक हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रोविजन होता है, राइट। तो ये वाली चीज के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा उमंग एप्लीकेशन के बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, हालांकि इस एप्लीकेशन में ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट, क्योंकि ये सरकारी सर्विसेज जो है एप्लीकेशन प्रोवाइड कराती है, वेरियस प्रकार की बहुत सारी सरकारी सर्विसेज आपको इसमें मिल जाएंगी। बट फिर भी अगर आप देखना चाहें तो 23 मिनट 44 सेकंड पे मैंने ये टॉपिक कवर कराया हुआ है। 1 अक्टूबर 2020 के वीडियो में आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है आपको सिर्फ यहां पर क्लिक करना, आपके सामने टॉपिक पॉपअप हो जाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करता है प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट्स को, राइट। और जितने किसके लिए, जितने भी वर्कफोर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है इंडिया में, तो उनके लिए ये मतलब पूरी चीज ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है उनका प्रोविडेंट फंड, उनका पेंशन अकाउंट, राइट। इसने लागू किया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 को, और ये एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि एक इसके अंडर देखने को मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, यानी कि उसी के थ्रू ये एडमिनिस्टर होती है पूरी ईपीएफओ। और ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि 1995 में लॉन्च की गई थी और ये ईपीएफओ के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। और इसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि पेंशन जो है वो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किए जाए जब ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज को जिन्होंने 10 साल तक कंट्रीब्यूट किया होगा मिनिमम, तो उनको जो है 58 ईयर्स के बाद उनके अकाउंट में जो है वो उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, राइट। तो ये चीज है, इसके बारे में एक जनरल बस आपको आइडिया, जानकारी होनी चाहिए। और जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं आपको तो इन डेप्थ जो है वो ईपीएफओ के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या काम होते हैं, वो पूरा तो एक बार जरूर पढ़ लेना, राइट। तो ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी जाना नहीं है, मैं कुछ आपको जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एज अ होमवर्क दूंगा। एंड गाइस, मंथली पीडीएफ पैकेज भी यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जिसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। डेली लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलती है, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की वीडियो न्यूज जो है वो कवर्ड रहती है, और मंथली कंपाइलेशन मिलता है एक सिंगल वीडियो जिसमें पूरे मंथ की न्यूज कवर्ड होती है। तो ये अलग अलग तरीके से आपको इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप रिवाइज करें, और अल्टीमेटली रिवीजन जो है वो ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम को क्रैक करने में। और इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता, आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी दी जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग मिलती है। और साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मंथली एमसीक्यू बैंक भी दिया जाता है, यानी कि मैंने अब से आज अक्टूबर से ही जो है ये चीज शुरू करी है कि आपको मिनिमम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर्स के, और जो भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो ये पूरी जो फैसिलिटीज है, इसकी कॉस्ट, इसकी फीस सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल्स जो है वो दी गई है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। और जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक का अगर आपको
मैगजीन चाहिए तो वो भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस मैगजीन की जो कॉस्ट है, फीस है, वो 300 रुपीज है ओनली, पूरे 7 महीने की मैगजीन की कॉस्ट। तो न्यूज़पेपर से भी कम के रेट में मैं आपको ये चीज़ ऑफर करता हूँ। ये इसीलिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट सभी तरीके से मिलना चाहिए और फायदा ये मिलना चाहिए कि आप अगर लेक्चर को देख रहे हैं तो आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन पूरा सिर्फ लेक्चर को देखने में होना चाहिए, बार बार लिखने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपका कंसंट्रेशन जो है वो हिलेगा। तो इससे बेटर है सिर्फ लेक्चर को देखो, रेगुलरली फॉलो करो। रात में सोने से पहले आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ आ चुकी होगी तो आप डेली रिवाइज करो। आपको वीकली मैं संडे को पीडीएफ दूंगा आपकी संडे के रिवीजन के लिए, तो आप पूरे हफ्ते का रिवाइज करेंगे और मंथली एक बार आपका रिवीजन होना चाहिए पूरे महीने का। मतलब एक सिंगल टाइम, यानी कि एक सिंगल बार में आपने स्क्रॉल किया और रिवाइज कर लिया। और आप देखिए, आपने अगर किसी एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया ना, तो ये मान के चलना मेरी बात कि मेंस में बैठने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था पूरी ओवरऑल चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। और होमवर्क की बात करें गाइस, तो सबसे पहला होमवर्क जो है वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में पढ़िए। मीथेन कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़िए। संथल रिवोल्ट, इसके बारे में आप पढ़िए। 3 ये टॉपिक है। संथल रिवोल्ट जो है वो पेपर 1 का है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट पेपर 2 का है, और मीथेन कैसे प्रोड्यूस होती है पेपर 3 का है। तो ये 3 टॉपिक्स मैं अभी आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए, वो आप पढ़िए, उनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड एक टास्क और है आप लोगों के लिए, आपको जो पूरे दुनिया भर के जो क्लाइमेट्स होते हैं ना, उनको आपको स्टडी करना है। जैसे कि ये वाला जो ऊपर वाला क्लाइमेट जो है ना, ये टुंड्रा रीजन का ये क्लाइमेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपने अभी दूसरे वीडियो में जाकर अगर वो वाला टॉपिक देख लिया होगा, ये ज़ॉम्बी फायर्स का, तो आपको पता लग गया होगा कि इसी जगह पर, इसी आर्टिक क्षेत्र पर जो है ये आग लगी थी। तो ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग, ये जो क्लाइमेट हम लोग को जो देखने को मिलता है वो टुंड्रा क्लाइमेट है। क्या है? टुंड्रा, राइट। और वैसे ही काफी सारे अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये टुंड्रा हो गया, और टाइगा हो गया, राइट, ग्रासलैंड हो गया, सवाना हो गया, फ्रेश वाटर, मरीन, आइस। तो ये पूरे जो क्लाइमेट जोन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़िए, इनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि ये वाली चीज भी जो है स्टैटिक पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड टेलीग्राम पर भी सेम नाम से ही चैनल है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष नाम से चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।